दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजय यादव है और आप देख रहे हैं अजय यादव क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम संडे को मैथ्स पेडागोजी जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये वन शॉट वीडियो है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको जितना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो इस लेक्चर से आपको मिल जाए। खैर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं कहूँ मैथ्स पेडागोजी का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना, वो बता रहा हूँ ये वर्ग 3 वालों के लिए बेटर है, क्योंकि वो जो वर्ग 2 है ना, उसमें पेडागोजी से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। अगर वर्ग 2 से 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे, परंतु वर्ग 3 में हो सकता है 2019 के हिसाब से देखूं तो 7 से 8 क्वेश्चन आने चाहिए। 2023 के हिसाब से देखोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। जहां तक मुझे याद है 1 क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला था। खैर फिलहाल ये सीजी टेट के लिए है और सीजी टेट में आपको गारंटी है कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। जो पहला है ना, गणित से आप क्या समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अभी तक मैथ्स को क्या समझा है, तो आप बोलोगे कि सर मैथ्स और कुछ नहीं सर, हमारा जो हम लोग जो गणना करते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, वही तो सर मैथ्स है सर। तो मतलब आप एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि सर जो भी ऑपरेशंस हम करते हैं, अच्छा ऑपरेशंस मतलब ये डॉक्टर वाला ऑपरेशंस की नहीं बात कर रहे हैं, ये जो प्लस माइनस इनटू डिवाइड है इसी को संक्रियाएं बोलते हैं और उसी संक्रियाएं को हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। खैर आपका जो डेफिनेशन है वो भी ठीक है, बट पेडागोजी जो है, मतलब पेडागोजी शिक्षण शास्त्र जो है, वो एक्चुअल में इस चीज से डील करता है कि हमें बच्चों को गणित को किस तरीके से पढ़ाना है। और उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, मिडिल के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है और हायर के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है। फिलहाल देखते हैं कि हम इससे क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्या इसे निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। आपको पता है कि गणना इसमें करना होता है। कोई संख्याओं में स्थान का विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, कोई मापन मापतौल मात्रा एवं दिशा का विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। इनडायरेक्टली कहूं तो समझ में आता है कि सर मैथ्स का ना एक रिलेशन है सर, एक संबंध है सर। संबंध है, इसका मतलब क्या संबंध है समझ में नहीं आया सर। संबंध कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है ना कि आगे चल के उसका सोशल साइंस यानी कि वो जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को समझने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो कमजोर हो जाए। उसमें भी तो आपको दिशा का ज्ञान, आपको जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको जानने के लिए थोड़ा सा गणितीय जानकारी होना चाहिए होता है। आपका विज्ञान तो पूर्ण तरीके से कमजोर पड़ ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे को जब भी आगे चल के केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ना होगा तो इसका सहारा उनको लेना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो गणित है वो आपस में इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो ये बता रहा है कि यार अगर गणित कमजोर रहा तो आने वाले समय में, चलो अगर कोई बच्चा साइंस नहीं लेता है, अगर वो बच्चा कॉमर्स भी लेता है, ठीक है, अगर वो कॉमर्स भी ले रहा है तो भी तो कहीं ना कहीं उसे कठिनाई होगी। और आज के दौर में जहां आपको पता है कि हर एक व्यक्ति इस कंपटीशन की दौड़ में है, अगर वो किसी भी कंपटीशन का फेस करेगा तो उसे मैथ्स को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैथ्स जो है वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि जब स्कूल में बेसिक सब्जेक्ट की बात होती है तो बोला जाता है कि बच्चों को हमें लैंग्वेज सिखाना है, ठीक है, लैंग्वेज मतलब बच्चों को भाषा सिखाना है। अब वो भाषा भले हम कह रहे हैं कि सर उसकी मातृभाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको भी पता है कि यार अच्छी किताबें जो है वो केवल और केवल या तो हिंदी में है या तो अंग्रेजी में है। तो कहीं ना कहीं भाषा के लिए हमें हिंदी भी सिखाना पड़ रहा है और हमें अंग्रेजी भी सिखाना पड़ रहा है। सेम वैसे ही एक होता है हमारा गणितीय कौशलों का विकास करना, जो कि मेरा एक्चुअल में क्या है, मेरा मैथ्स है। और प्राथमिक जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग पर्यावरण को भी हमें पढ़ाने को कहा जाता है, क्योंकि यही पर्यावरण से आगे चलकर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी ये आपके पास क्वेश्चन आए कि गणित को पढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी विषय, क्योंकि ये जो है वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स है जो हमें प्राइमरी में, हमें कौन कहता है, हमें एनसीएफ कहता है। एनसीएफ का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो आई थी, हालांकि अभी जो नई है वो बन रही है। 2005 वाला एनसीएफ अभी भी चल रहा है और इसी के अकॉर्डिंगली हमें कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है। उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या है, मेरा मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स को मतलब कंपलसरीली आपको बच्चों को सिखाना ही है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड अलग अलग प्रकार के। प्राथमिक में होंगे तो हम उन्हें सिंपल कैलकुलेशन देंगे, जैसे बड़ा हो जाएगा तो हम उन्हें और बड़े कैलकुलेशंस की ओर लेकर जाएंगे। गणित में संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है। यह शब्द लिखा है संकेत यानी कि सिंबल्स लिखा हुआ है। आगे चल के मैं इसे सिंबल्स, एल्गोरिथम्स, ये सबको अच्छे से क्लियर अभी करने वाला हूं। ठीक है, गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है तथा संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है। संख्या पद्धति को लेकर मैं एक अलग से सोपानक्रमिक संरचना आपके पास अभी लेकर आऊंगा, उससे आपका ये और क्लियर हो जाएगा कि संख्या पद्धति पर इतना जोर क्यों दिया गया है, जिसकी मदद से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है।
ठीक है, परिभाषाएं को देख लेते हैं कि बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से मिलेगा, बट मैं ये कह रहा हूं ना कि गणित की परिभाषा पढ़ने से बेटर है कि आप बाल विकास के जितने भी अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं हैं, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिगम के क्षेत्र में हो, चाहे बुद्धि के क्षेत्र में हो, उन प्रकार की परिभाषाओं को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। खैर, मैंने दो परिभाषा यहाँ पर लेकर आया है। जो पहला है मेरा मार्शल एच स्टोन के अकॉर्डिंग कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है। सर ये अमूर्त, अमूर्त का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये थोड़ा आप लोगों के लिए यदि पहली बार आपने सुना होगा तो मैं भी इसे भी क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। मतलब देखो, जो डेफिनेशन है वो मूर्त रूप से है, ठीक है। मतलब मूर्त रूप का मतलब जो प्रत्यक्ष सामने में दिखाई देता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। मूर्त रूप वो हो गया, मतलब डेफिनेशन सर मूर्त रूप में हुआ है, बट एक्चुअल में गणित की प्रकृति कैसी है, तो याद रखना गणित की हमेशा जो प्रकृति है वो हमेशा अमूर्त होगी। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन अथवा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स हमें किसकी ओर ले जाता है, हमें रीजनिंग करने की, हमें मतलब हर एक चीज का एक तार्किक विचार होता है। तो सर वो तार्किक विचार करने के लिए हमें गणित की जानकारी होना आवश्यक है। चलिए, अब मैं डायरेक्ट सिलेबस पर आ रहा हूं। सिलेबस मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सिलेबस को कोशिश किया है कि मैं 80 to 90% कंप्लीट कर दूं, और आप सभी जान रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराना, वो भी एक वीडियो में, थोड़ा असंभव है। इसके बाद भी यदि आपको ऐसा कोई होता है कि सर कुछ डाउट आ रहा है, तो आपको पता है कहां जाना है, आपको टेलीग्राम पे मुझे अपने डाउट को भेज देना है, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक कि गणितीय विचार जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सर जो बच्चों के अंदर जो मुझे मैथमेटिकल थॉट्स लेकर आने हैं कि बच्चा जो है वो गणित में सक्रिय तरीके से आगे हो जाए, बच्चा गणित को अच्छे तरीके से सीख ले, बच्चे को किसी प्रकार से गणित में समस्या ना हो, तो हमारे एससीईआरटी, ये जो पूरा टॉपिक चलेगा ये एससीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। हमारा जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है ना, उसमें डीएलएड की जो बुक आती है वो सबसे बेस्ट होती है, चाहे वो किसी भी शिक्षण शास्त्र के लिए हो। और जो मेरा नोट्स है वो पूरा वहीं से बना हुआ है, ठीक है। अब सेकंड ये आता है कि सर वो कौन कौन से तरीके हैं, तो मैंने यहां पर 3 तरीका निकाला है। एक कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मैंने निकाला है, मतलब एससीईआरटी के बुक से निकाला है। विशिष्ट से व्यापक की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, और थर्ड है सोपान क्रमिक संरचना यानी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, पहला जो टॉपिक है ये मेरा मूर्त से अमूर्त हो जाएगा, सेकंड है विशिष्ट से व्यापक तक, तीसरा है सोपान क्रमिक संरचनाएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सिर्फ केवल और केवल ये 3 है, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें और यदि आपको लगता है कि सर और भी तरीके सर गणित को पढ़ाने के, तो वो ऐड हो सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं ना कि यहां पर हम जो तैयारी कर रहे हैं अभी किसके हिसाब से कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं सर हमसे क्वेश्चंस बन जाए। किसके क्वेश्चंस बन जाए, तो सर सीजी टेट के क्वेश्चंस बन जाए। तो उसके लिए याद रखना कि फिलहाल ये 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर आया हुआ है कि इन तीनों से ही, जैसे ये क्वेश्चन देखो 2012 के टेट में आया हुआ था कि अमूर्तता, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण किस विषय की समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब ये ऐसा है ना कि अमूर्तता ऐसी चीज जो है, अब हिंदी में तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है ना जो भाषा है, तो भाषा को क्या है, मतलब अर्जन किया जाता है धीरे धीरे, अपने मातृभाषा को, सेकंड लैंग्वेज को, थर्ड लैंग्वेज को अर्जन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में थोड़ा बहुत उपयोग हो सकता है, विज्ञान में भी काफी हद तक उपयोग हो सकता है, लेकिन यदि क्वेश्चन सीजी टेट में आया है तो आपको याद रखना है, जब भी वो अमूर्तता, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण की बात करेगा, आपको डायरेक्टली कहां पर चले जाना है, आपको आंसर को कहां लेना है, आपको गणित की ओर लेना है, आपको मैथ्स में लेना है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, आपको मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि यार गणित की जो प्रकृति है ना वो कैसी है, गणित की प्रकृति मूलतः अमूर्त है। देखो सेकंड ऑप्शन जो है बोलते हैं कि बच्चा इसे पढ़ना नहीं चाहते, यार ऐसे को नेगेटिव कर देना। जो भी ये कहेगा कि देखो शिक्षक कुशल नहीं है, जब भी ऐसा कोई बोलेगा कि शिक्षक कुशल नहीं है, हमारे पास उपयुक्त संसाधन नहीं है, ठीक है, उसके बाद कोई बोल दे कि बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, और जैसे बोल दे कि क्या कि अधिगम पूर्ण वातावरण नहीं है, ये सब एक प्रकार से नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सभी चीज का प्रोवाइड तो हम करा रहे हैं, ये सभी चीज बच्चों को है, तो इसीलिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये सर सीजी टेट के हिसाब से एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि मतलब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान नहीं देना है, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमें ये बताना चाह रहा है या फिर हमें हमारी कमियों को बता रहा है, और हमें यहाँ पर कमियों को बताने नहीं आए हैं, हम तो हमारे पास जितने संसाधन है उसमें बेस्ट करने आए। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी को पता है कि अब गणित के बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक जो है उपलब्ध है, जो बहुत सारे टीचिंग टीएलएम, जानते हो ना टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्या करते हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है।
उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखो ये जो कैच है ना यहाँ पर, वो है मेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो निर्णय लेने की शक्ति हम बिल्कुल चाहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या आ जाए सर, बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग की क्षमता आ जाए, चाहे वो उसके दैनिक जीवन के लिए हो, चाहे स्कूली जीवन के लिए हो, चाहे शिक्षक के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए क्यों ना हो, बिजनेस के लिए क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि बच्चे डिसीजन स्वयं से ले सके। याददाश्त की क्षमता, क्या गणित को हम लोग केवल इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि वो लोग केवल और केवल किसी चीज को याद कर सके, रिमेंबर कर सके? तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव स्टेटमेंट ये दिख रहा है क्या? वैज्ञानिक सोच, बिल्कुल मैथ्स को हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। देखो वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट अगर बनना चाहता है तो यार वो केवल और केवल विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में अच्छा होने से नहीं बन जाएगा। आपको पता है कि सर उसके ना मैथमेटिक कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए सर, मतलब सर उसको ना मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए सर, तभी तो वैज्ञानिक सोच को अपने अंदर डेवलप कर पाएगा। विश्लेषण की क्षमता, यानी कि हर चीज का निश्चित एनालिसिस, बिल्कुल यार अगर वो गणित नहीं पढ़ेगा तो एनालिटिकल मोड पे कैसे जाएगा? आप यदि गणित को नहीं समझ पाओगे तो उस क्वेश्चंस का एनालिसिस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यहां पर नहीं वाले ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा? याददाश्त की क्षमता, क्योंकि ये एक प्रकार से गणित का एक संकीर्ण उद्देश्य मुझे नजर में आता है कि यार ऐसे प्रकार के उद्देश्य के लिए मैं गणित थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो गणित को उसके व्यापक उद्देश्य के लिए पढ़ा रहा हूं ना। मतलब एक ब्रॉडर क्या है मेरा गोल है, बड़ा गोल ये है कि सर बच्चों में गणितीय कौशल का विकास हो जाए, बच्चे निर्णय लेने की शक्ति समझ ले, वैज्ञानिक सोच हो जाए, विश्लेषण की क्षमता आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन से बताने की कोशिश की कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आ सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, और कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, अब पहला टॉपिक जो कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर से कई बार क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। पहला क्या है? पहला बोलता है कि मूर्त से लेकर अमूर्त तक, यानी कि कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक। देखो मूर्त को मैंने कॉन्क्रीट कहा और अमूर्त को मैंने एब्स्ट्रैक्ट कहा। अब थोड़ा सा इस चीज को समझना, ठीक है, कि मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। देखो एक बच्चा है और बच्चा का नाम मान लो कि क्या है, राजू है। ठीक है, अब राजू जो है वो मतलब 5 साल 6 साल का है। राजू को मैंने एक बॉल दिखाया, कलरफुल बॉल दिखाया, और बोला राजू ये जो बॉल है ना इसका एक आकार है। तो बोला आकार, आकार मतलब आकार, मैंने कहा कि एक उसका ना निश्चित एक शेप होता है कि कैसे वो दिखता है। तो राजू ने बोला ठीक है, हर एक चीज का आकार होता है। तो मैंने कहा हाँ हर एक चीज का आकार होता है। राजू बोला ठीक है। तो मैंने उसे बॉल दिखाया, और जब राजू ने पूछा अच्छा तो ये बॉल का शेप क्या है, तो मैंने बताया कि बॉल का शेप ना गोला है या फिर गोलाई है, या फिर मैंने राजू को सिखाया कि यार बॉल का जो शेप है वो सर्कल है। राजू बोला ठीक है। कुछ दिन बाद राजू दुकान गया, दुकान से वो लड्डू खाने लगा। तो मैंने राजू को फिर बुलाया और राजू को बोला कि राजू बताइए जो तो लड्डू खा रहे कौन से शेप का है। तो राजू बोला, हड़बड़ा गया, क्यों? राजू ना एसिमुलेट नहीं कर पाया, अपने अंदर आत्म सत्करण नहीं कर पाया। तो राजू बोला कि ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा याद है, मैंने कहा था जो भी ऐसा कुछ दिखेगा उसे हम लोग गोला कहते थे। तो बोला आपने तो मुझे बॉल बताया था, आज ये तो लड्डू है। तो मैंने कहा चाहे वो बॉल हो चाहे वो लड्डू हो, वो दिखता तो गोल है ना, तो इसका मतलब उसका शेप क्या हो जाएगा, वो गोलाई का हो जाएगा। ठीक अगले दिन मैं देखा कि राजू भैया मेले में जाके क्या खा रहा है, बड़ा सा गोल वाला लॉलीपॉप खा रहा है। फिर मैंने राजू को पूछा, अरे राजू तू क्या खा रहा है? तो राजू बोलता है मैं तो बढ़िया वाला लॉलीपॉप कैंडी खा रहा हूं। फिर मैंने बोला इसका शेप क्या है? राजू फिर बोला कि इसका तो मुझे नहीं पता। मैंने फिर बताया कि जैसे कि बॉल गोल है, जैसे कि लड्डू गोल है, वैसे ही तेरा लॉलीपॉप भी गोल है। ये प्रक्रिया को मुझे कई बार दोहराना पड़ा। उसे मुझे तरबूज खाते देखा, तब उसने मुझसे आगे पूछा कि ये तरबूज जो है कौन से शेप का है? मैंने कहा गोल। तो उसने कहा आप लड्डू को कभी गोल बोलते हो, कभी बॉल को गोल बोलते हो, कभी इस प्रकार से चॉकलेट को गोल बोलते हो। मैंने कहा जो तू साइकिल चलाता है ना उसका टायर भी भैया गोल है, इवन ऑरेंज जो हम लोग खाते हैं ना ऑरेंज भी गोल है। तो धीरे धीरे ना राजू को क्या हुआ समझ में आया कि एक्चुअल में जो गोलाई है वो एक शेप है। अब ये 1 दिन 2 दिन की घटना नहीं है दोस्तों, इसके लिए राजू को हो सकता है ना कि बहुत टाइम लगा होगा। कैसे बहुत टाइम लगा होगा? हो सकता है कि राजू मतलब देखो अब एक ही दिन में वो सब चीजों को तो देखा नहीं होगा भाई। बच्चे का जो अनुभव है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, मतलब जैसे जैसे साल दर साल वो आगे बढ़ेगा उसका अनुभव बढ़ता जाएगा। तो वैसे ही पहले बॉल देखा, लड्डू देखा, फिर ये कैंडी देखा पेस्ट, उसके बाद फिर ये मेरा तरबूज को देखा, ठीक है, फिर साइकिल के टायर को, अनार को। अब क्या होता है कि राजू को जब भी मैं गोला बोलता था, किस अवस्था में, जब उसने केवल और केवल बॉल को देखा था, तब जब मैं राजू से पूछता कि बता गोला क्या होता है, तो राजू बोलता गोला मतलब गेंद, गोला मतलब बड़ा वाला गेंद। फिर जब राजू ने लड्डू भी देख लिया तो बोला, मैंने उसको पूछा कि गोलाई का मतलब क्या होगा राजू, तो राजू बोलता है गोलाई का मतलब गेंद और लड्डू दोनों।
फिर मैंने जब राजू को मैंने तरबूज दिखा दिया तो राजू ने बोला कि यार गोलाई का मतलब क्या होता है राजू? तो राजू क्या बोलेगा? सर गोलाई का मतलब होता है गेंद, लड्डू और तरबूज। अब देखो, उसको एक निश्चित जब मुझे चीज सिखाना है, क्या चीज सिखाना था मुझे सिखाना था उसको शेप, मतलब आकार के बारे में मुझे उसको सिखाना था। तो यार जब भी मैं उस बच्चे को आकार के बारे में पूछता तो उसे निश्चित किसी वस्तु को क्या करना पड़ता? याद करना पड़ता कि सर वो जो वस्तु है उसी के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया। तो देखो, अब आपको पता है कि आगे चल के मुझे उसे अमूर्तीकरण पर लेकर जाना है। अमूर्तीकरण कैसे होगा मैं वो भी समझा देता हूं। अब धीरे धीरे ना मैंने उस बच्चे के मन में क्या किया, एक स्कीमा बना दिया कि यार जब भी कोई ऐसा गोल चीज दिखेगा तो उसे तू क्या समझ लेना, उसे तू गोल समझ लेना। क्या समझ लेना? गोल समझ लेना। ठीक है, मतलब उसका जो सर्कल है, सर्कल वाला जो शेप है वो समझ लेना। अब राजू आज के समय में 14 साल का हो गया है। ठीक है, 14 ईयर्स का राजू हो गया है। और जब मैं राजू को बोलता हूं ना, राजू तू सर्कल को बना के दिखा, तो राजू ना अब किसी चीज को नहीं बोलता है कि सर्कल मतलब बॉल है क्या, सर्कल मतलब लड्डू है क्या, सर्कल मतलब टायर है क्या, ऑरेंज है क्या। नहीं, अब राजू सर्कल का डेफिनेशन ये देता है कि सर सर्कल का मतलब एक ऐसा निश्चित शेप। तो देखो, अब राजू अमूर्तीकरण की उस प्रक्रिया में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि अब उसे किसी भी निश्चित आकार को सोचने के लिए किसी वस्तु को याद नहीं रखना पड़ रहा है। अब उसके मन में वो जो स्कीमा है आकार वाला वो क्या हो चुका है, बन चुका है। तो मेरे भाइयों, मूर्त का मतलब क्या होगा कि जब तक आपके सामने कोई चीज प्रत्यक्ष है, आपके सामने क्या है, प्रत्यक्ष है, आपको दिख रहा है, ठीक है, आप उसे महसूस कर रहे थे, आप उसे छूकर महसूस कर रहे थे, आप उसे देख पा रहे थे, तब तक वो क्या था, तब तक वो मूर्त था। लेकिन जिस क्षण आपने क्या किया, आप उसको अब निश्चित वस्तु को आपने याद करना बंद कर दिया है, आप केवल आकार को याद करते हो, तब ये जो प्रक्रिया है ये मेरा अमूर्त है। और यही प्रोसेस है जो पहले कहता है कि यदि आपको बच्चे को गणित बढ़िया सिखाना है तो आपको उनके मूर्तिकरण से उन्हें अमूर्तीकरण की ओर लेकर जाना है। मतलब उनका जो थिंकिंग है स्टार्टिंग में वो कैसा है भाइयों, वो कॉन्स्ट्रक्ट है, वो सॉरी कॉन्क्रीट है, और उसे कहां लेकर जाना है, मुझे लेकर जाना है सर एब्स्ट्रैक्ट पर लेकर जाना है। ठीक है, सेकंड है मेरा सॉरी इसी में और आगे थोड़ा चलते हैं मूर्त से अमूर्त में ही, कि प्रत्येक गणितीय अवधारणा से अन्य गणितीय अवधारणाएं जनित होती हैं। जैसे गोले की अवधारणा संबंधित हमें त्रिज्या, केंद्र, गोले की पृष्ठी, क्षेत्रफल, आयतन की अवधारणा जटित करते हैं। ठीक है, देखो अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप ये बना दिया कि सर हमने क्या किया है, सर हमने ना उसे सिखा दिया। सर हमने क्या सिखा दिया? सर हमने उसे सिखा दिया कि उसका एक निश्चित शेप होता है और वही शेप जो है वो तुझे ये देखना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप बच्चों को केवल वो शेप सिखाएंगे और बच्चे उस चीज को सीख जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखो, अब मैंने उसे केवल और केवल शेप सिखाया था, लेकिन उसी शेप से मैंने क्या सिखाया कि यार देख रेडियस होता है, क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब देखो, एक्चुअल में किसी भी चीज का जो त्रिज्या है वो क्या दिखता है क्या? वो दिखता नहीं है। अगर मैं आपको चूड़ी दूंगा तो क्या चूड़ी का त्रिज्या दिखता है? नहीं। लेकिन बच्चा उस चीज को अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देगा जब मैं उसे त्रिज्या का कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। सेम मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे एक व्यास का यानी कि डायमीटर का मैंने क्या किया, उसे कॉन्सेप्ट को समझाया। अब वो जो लड्डू है ना वो उसका भी शायद व्यास को देख रहा होगा। थर्ड देखिए, मैंने यहां पर क्या बनाया है, टेंजेंट बनाया हुआ है। अभी टेंजेंट की कॉन्सेप्ट धीरे से आगे समझ में आती है कि यहां पर जब वो एक 90 डिग्री का कोण बनाता है तब वो जो लाइन है वो टेंजेंट। मैं मान रहा हूं जो गणित में थोड़े कमजोर है उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझे केवल ये समझाना है कि अमूर्तीकरण क्या होता है, मुझे ये कॉन्सेप्ट से मतलब अभी नहीं है। फिर मैं उसे क्या समझाता हूं कि भैया उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि जो सर्कमफेरेंस है वो 2πr होता है। फिर मैं उसको एरिया भी सिखाता हूं यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है उसको भी मैं सिखाने की कोशिश, आयतन को सिखाने की कोशिश मैं क्या करता हूं, ये सर्कल के माध्यम से करता हूं। तो मुझे ये समझ में आया कि सर कहां हम बॉल से स्टार्ट किए थे, कहां हम बॉल से स्टार्ट करके कहां आपने उसे πr² 2πr पर लेकर आया। तो यार आप चाहते हो कि बच्चा उस बॉल से लेकर इस πr², इवन आप जानते हो 11 12 तक बच्चा चले जाएगा, उसे पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत बड़े इलिप्स, ये सब बहुत इतने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने पड़ेंगे। तो यार इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को जब गणित पढ़ाए तो पहले कैसे पढ़ाए, मूर्त, और फिर वहां उसे कहां लेकर जाएंगे हम लोग, अमूर्त पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है क्या?
अब थोड़ा और आगे देखें, अमूर्त से अमूर्त में ये हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे थे। देखो, संबंधित अवधारणाओं के बीच अमूर्त और औपचारिक संबंध के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे गोले और उसके आयतन के बीच के संबंध को देखिए, मैंने बताया ना इसके पहले, चाहे वो किसी भी पदार्थ का बना हो, संबंध वही रहता है। मैंने कहा यार वो यहाँ पर वो कोई भी प्रकार हो, ये हो चाहे वो लड्डू हो चाहे वो संतरा हो, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो वही मैं यहाँ पर भी लिखा हूं। गोले का आयतन सिर्फ उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। रेडियस के बिना क्या किसी चीज का सरकमफेरेंस या किसी चीज का डायमीटर तक नहीं निकल सकता। अगर मुझे रेडियस पता है तो डायमीटर निकल जाएगा, अगर मुझे रेडियस और डायमीटर दोनों पता है तो उसका मुझे एरिया निकल जाएगा या उसका सरकमफेरेंस निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंतर संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं, चाहे गोला कितना भी बड़ा या छोटा हो। ठीक है, उसके बाद इस तरह हम मूर्त वस्तुओं से अमूर्त गणितीय अवधारणा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम और भी संबंधित अमूर्त विचार उत्पन्न कर सकते हैं। मैंने तो केवल एक छोटा सा सिंपल किसका लिया है, गोलाई का लिया है, लेकिन ये नहीं है कि केवल गोलाई का अमूर्त अवधारणा होगा। ऐसे ही गणित में हर एक विषय का, हर एक टॉपिक का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी, इवन यानी कि विज्ञान का भी हम क्या करते हैं, बच्चों को अमूर्त अवधारणा सिखाते हैं। जैसे बच्चों को पृथ्वी दिखाना है तो यार पृथ्वी को हम उनको फील कराते हैं ना, कि देखो यहाँ पर ग्रेविटेशन है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ पर देखो पृथ्वी ऐसी है, फोटो दिखाते हैं, फिर उनको चित्र की ओर लेकर जाते हैं। वैसे ही इनमें भी हम क्या करते हैं, धीरे धीरे संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे क्या। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि बच्चों में जो गणित का विकास है वो किस प्रकार से विकसित होता है। तो देखो, अब आपको याद होगा कि सर पहले ना आप ही ने बताया अभी कि बच्चे को हमें हमेशा कहां से कहां लेकर जाना है, मूर्त से अमूर्त लेकर जाना है। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले ऑप्शंस में कहीं पर मूर्त लिखा है क्या, मूर्त लिखा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब क्या होता है सर, ठोस वस्तु। तो यार ये दोनों जो ऑप्शन है वो ठीक बैठ रहा है, ये दोनों को आप क्या करेंगे, आप हटा देंगे। अब देखो, मैंने क्या डायरेक्ट बच्चे को सिंबल सिखाया था सर्कल का, नहीं सर, आपने तो पहले उसे क्या किया था, बहुत सारे बॉल, फिर आपने उसे क्या दिया, आपने उसे ऑरेंज दिया, आपने उसे वाटरमेलन दिया। मतलब क्या, मैंने उसे चित्र दिखाया, बिल्कुल। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग कहां लेकर जाएंगे, तो सबसे पहले सर हम उस बच्चे को लेकर जाएंगे पहले ठोस वस्तु पर, फिर उस बच्चे को हम कहां लेकर जाएंगे, उस बच्चे को हम चित्र पर लेकर जाएंगे, और लास्ट में उस बच्चे को संकेत की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इस क्रम को आपको भूलना नहीं है, और इस क्रम को ही आपसे बन जाए करके मैंने आपको वो एग्जाम्पल भी ऊपर में बताया था। सेकंड देखो, ये क्वेश्चन 2012 टेट में आया हुआ है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, इसे हम क्या कहते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता चल गया ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये मूर्त से अमूर्त वाला। ठीक है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। देखो यहां पर ना ये नहीं बोल रहा है कि अमूर्त जो विकास है उसका पूरा पूर्ण कब होता है, ये पूछ रहा है केवल प्रारंभ। और यदि आपको याद होगा तो क्लास 5 में ही हम उन बच्चे को क्या करते हैं, हम उन बच्चे को सिंबल्स के बारे में पढ़ाते हैं, याद है। देखो, अब जिस क्षण आपने क्या किया, जिस क्षण आपने उसे ठोस वस्तु से आप उसे चित्र में लेकर गए, हमने क्या कहा, उसे ही ये चित्र से लेकर हम उसे संकेत पे लेकर गए, वही तो क्षण है जहां पर हम उसे अमूर्तीकरण पर लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए याद रखना, अब 5वीं क्लास तो भैया प्राथमिक स्तर ही है, तो इसीलिए इसका जो प्रथम चरण है वो हमेशा मेरा कौन सा होगा, प्राथमिक स्तर होगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्राइमरी टीचर्स का मेहनत सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यार उनके अमूर्तीकरण पर सबसे ज्यादा जोर उनके टीचर का ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना क्या है, क्या अमूर्त है, क्या ए और बी, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, या अमूर्त है। यार त्रिभुज जो है ना, वो हो सकता है ना कि त्रिभुज के लिए हम बच्चों को ट्रायंगल वाला रोटी बना के दिखा दे, ट्रायंगल वाला बिस्किट बना के दिखा दे, या ट्रायंगल वाला कोई शेप दिखा दे। ठीक है, तब जब शेप दिखा रहे हैं तब तो मूर्त हो गया, लेकिन आगे चल के बच्चों को ट्रायंगल वाला पूरा पहाड़ तो सिखाना होता है कि इसमें एंगल होता है, इसमें एंगल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि सर वो मूर्त भी है और अमूर्त भी है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा बेस्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। देखो यहां पर ना मैं पूरा क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, पूरे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। जो नहीं बनेगा आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है। अब देखो, क्या इंग्लिश पढ़ने के लिए मुझे मैथ्स की आवश्यकता है क्या। देखो यार, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमें 3 तरीके से बच्चों को सिखाना है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात मैंने की थी, मैंने क्या बताया था, बच्चों आपको अब भाषा का ज्ञान दीजिए, याद है। भाषा के बाद मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट मेरा गणित है, और याद होगा मैंने तीसरा कहा था पर्यावरण का। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ, भाषा का ज्ञान जो है, भाषा का ज्ञान मतलब कौन कौन सा हो जाएगा,
भाषा का ज्ञान मतलब अंग्रेजी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो यार ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इसीलिए इसको मैं हटा दूंगा। तीसरा है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। हाँ, अगर मैं उस बच्चे को क्या पढ़ा रहा हूं, अगर मैं उस बच्चे को गणित पढ़ा रहा हूं, तो हाँ, उस गणित से आगे चल के मैं उसे पृथ्वी के बारे में बताऊंगा। अब पृथ्वी की अवधारणा में क्या आ गया, गोलाई आ गया। तो जिस क्षण उसमें गोलाई आया मैंने उसे क्या किया, उसे मैथ्स को यूज करने की विधि सिखा दी। इसीलिए उपरोक्त सभी वाले ऑप्शंस को मैंने हटाया और आंसर क्या ले लिया, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यदि आपसे हो पा रहा है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है यदि आप लोग अब ये वीडियो को देख रहे हो तो। एक और क्वेश्चन है कि कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है। अब यहां पर ना मुझे लगा था कि यार चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो बीजगणित हो, चाहे वो संख्यात्मक हो, तीनों जो है मेरे हिसाब से समान रूप से अमूर्त था। बट व्यापम ने आंसर लिया था किसको, बीजगणित को, क्योंकि शायद उसमें वेरिएबल्स की बात होती है, मतलब चर और अचर की बात होती है, तो शायद इसीलिए आंसर जो है व्यापम ने क्या लिया था, बीजगणित ही लिया था। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर है वो सभी समान रूप से अमूर्त है, क्योंकि आप ज्योमेट्री को यानी कि ज्यामिति को आप कैसे बोल सकते हो कि अमूर्त नहीं है, हालांकि वो भी ठीक ठाक अमूर्त रूप है उसका भी। ठीक है, बट याद रखना कि इसका जो आंसर है भैया वो व्यापम ने डी लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद गेंद संतरे जैसे त्रिविम, त्रिविम यानी जान रहे हो ना, 3D, 3 डायमेंशनल की बात हो। ठीक है, आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। देखो 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद देखो अब सेकंड वाले टॉपिक पर चले तो हमने 3 टॉपिक डिसाइड किए थे, सेकंड वाले टॉपिक पर चलते हैं। कौन सा सेकंड वाला टॉपिक, विशिष्ट से व्यापक यानी कि स्पेसिफिक से जनरल। अच्छा देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, क्वेश्चन क्या है, पूछ। चलो मैं आपको बोलता हूं कि यह पूछ, तो आपके मन में ना बहुत सारी दुविधाएं आई होंगी। क्यों आई होंगी पता है, क्योंकि आपकी जो सोच है ना उसमें व्यापकता आ चुकी है। कैसे आई होगी कि सर ने पूछ कहा है, लेकिन पूछ तो ये नहीं बताया कि वो शेर का पूछ है कि लोमड़ी का है, मतलब टाइगर का है, लोमड़ी का है, शेर का है, बिल्ली का है, मगरमच्छ का है कि मछली का है। आया ना दिमाग में, ऐसा क्यों आया, क्योंकि अब आप जनरलाइज कर चुके हो। जनरलाइज कर चुके हैं इसका मतलब क्या है सर, हमारे लिए थोड़ा सा नया हो जा रहा है। जनरलाइज कर चुके हो इसका मतलब यह है कि आपको पता है ना कि पूछ की अवधारणा ऐसी है सर कि पूछ तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने यदि मैं आपको कहता कि एक कुत्ते का पूछ, तब समझ में आता कि अच्छा आप जो पूछ है पर्टिकुलरली कुत्ते के लिए कह रहे हैं, तब आपके दिमाग में वो छवि बनती। लेकिन मैंने केवल केवल क्या कहा, पूछ कहा, तो इसीलिए आपके दिमाग में छवि क्या बनी, अरे यार पूछ तो बहुत सारा हो सकता है। सेम वैसे ही क्या होता है कि हम बच्चों को विशिष्ट से व्यापक की ओर समझाते हैं। कैसे सिखाते हैं, तो देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ना मेरे घर में एक बच्चा है। ठीक है, अब उस बच्चे का नाम मान लो मैं क्या रख लेता हूं, बच्चे का नाम मैं फिर से क्या रख लेता हूं, राजू रख लेता हूं। अगर राजू से बोर हो गया तो इस बार बच्चे का नाम मोनू रख लेता हूं। ठीक है, अब मोनू ना मेरे घर में आया और मोनू ना देखा कि मेरे घर में एक बहुत सुंदर सी क्या है, बिल्ली है। तो मोनू बोला कि यार सर ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है। मैंने मोनू को समझाया कि मोनू ये ना पूछ है। तो मोनू बोला ठीक है। अब उसके मन में स्कीमा बन गया, किसका बन गया, पूछ का। अगले दिन मोनू देखता है कि यार मैंने उसे कैसी वाली बिल्ली दिखाई, व्हाइट वाली। अब अगले दिन ब्लैक वाली बिल्ली आती है। ठीक है, तो मोनू फिर पूछा क्या ये उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी पूछ है। तो हाँ, अब मोनू के मन में क्या आया कि यार जो पूछ है ना वो यार या तो सफेद होगा या तो क्या होगा, काला होगा। अगले दिन एक और बिल्ली आई और बिल्ली थी भूरी कलर की। तब वो समझ में आया कि अरे पूछ तो भैया भूरी कलर की भी हो सकती है। तब समझ में आया कि अरे पूछ जो है वो किसी भी कलर का हो सकता है। तो देखो अब पूछ के रंग के बारे में उसे विशिष्ट कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जब भी पूछ के रंग की बात करूंगा तो उसमें व्यापकता आ चुकी है। व्यापकता कैसे आ चुकी है कि सर वो काली भी हो सकती है, सर वो सफेद भी हो सकती है, या सर वो भूरी भी हो सकती है। ये चीज जो है हफ्ते भर में समाप्त हुआ ही था कि हमारे घर में गाय आ गई। बच्चे ने पूछा कि सर गाय के पीछे जो इतना बड़ा सा चीज है वो क्या है। मैंने बेटा वो भी पूछ है यार। तो गाय बोला बिल्ली का भी पूछ और गाय का भी पूछ। तब समझ में आया कि यार गाय की भी काली पूछ हो सकती है, काली गाय की, सफेद गाय की सफेद पूछ हो सकती है। तो अब सफेद कलर को लेकर उसके मन में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जनरलाइज कर चुका है कि पूछ के अलग अलग कलर हो सकते हैं। धीरे धीरे एक दिन मेरे घर में क्या आया, कुत्ता आया।
अब उसे समझ में आया कि अरे यार, हर एक जानवर का लगभग क्या होता है, पूंछ होता है। धीरे धीरे अब उसके मन में जब भी मैं पूंछ बोलता हूं तो वो समझ जाता है कि यार वो कोई भी जानवर हो सकता है, वो कोई भी रंग का हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो एकदम पतला सा हो सकता है, वो एकदम अच्छा रेशे वाला पूंछ भी हो सकता है। तो जिस क्षण मैंने उसे ये फील करा दिया कि अब पूंछ का मतलब केवल और केवल एक विशिष्ट जानकारी तक नहीं है, उसका मतलब बहुत उसके अलग अलग आयाम है, इस क्षण को बोलते हैं मेरे दोस्तों व्यापकता, यानी कि जनरेशन। और इसी को बोला जाता है क्या, व्यापीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यापीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो अभी विशिष्ट से व्यापीकरण वाला जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। इसको गणित में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी ओर लेकर आपको चलता हूं। ठीक है, ये देखो विशिष्ट से व्यापक का मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना गणितीय बुद्धि को आप लोग लगाएंगे हार्वर्ड गार्डनर के तहत, थोड़ा सा, बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गणितीय बुद्धि को लगाएंगे। मैंने एक बच्चे से कहा कि यार एक ऐसा 4 लाइन वाला क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड मतलब एक बंद आकृति है, जिसमें मुझे पता चला कि उसके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री है। चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो बच्चे ने कहा ठीक है, 4 चीजों वाले 90 डिग्री को मैं जानता हूं, या तो वो रेक्टेंगल होगा, या तो वो स्क्वायर होगा। समझ में आया उसको, या तो वो स्क्वायर होगा। मैंने कहा दोनों साइड्स उसके समांतर है, पैरेलल है, तो उसके मन में आ गया 90 डिग्री वाला या तो वो रेक्टेंगल है या तो वो स्क्वायर है। लेकिन याद रखो, जब भी मुझे उसे यह बताना होगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में, ठीक है, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में अंतर क्या है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि स्क्वायर में उसके जो साइड्स है वो चारों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जिस क्षण मैंने उसे कहा कि 90 डिग्री है, पैरेलल है, सामने पूरा सब बराबर है, लेंथ बराबर है और चारों जो हिस्सा है वो बराबर है, तब उसे समझ में आया कि वो क्या है, वो स्क्वायर है। समझ में आया, स्क्वायर है। अब मैंने कहा कि यार उसके केवल और केवल अपोजिट साइड बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तब उसे समझ में आया कि वो क्या है, वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखो मेरे को ना उसे एक विशिष्ट जानकारी देना पड़ा कि चारों साइड बराबर है, दोनों साइड्स पैरेलल है, बराबर है, 90 डिग्री है। तो ये मेरा क्या हो गया, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को बोलते हैं विशिष्टीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, विशिष्टीकरण। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक। अब देखो मैंने उसे 4 लाइन वाली बंद आकृति जब कही थी तो उसके दिमाग में जो चारों फिगर आया होगा, केवल ये दोनों थोड़ी आया होगा। फिर जब मैंने उसे जानकारी दी कि दोनों साइड पैरेलल है, तब उसके दिमाग में आया होगा कि अरे पैरेलल तो यार फिर ये वाले भी थे, ये वाले भी पैरेलल थे, इनको क्यों नहीं लिए। लेकिन जिस क्षण मैंने कहा कि चारों एंगल 90 डिग्री है, तब केवल और केवल ये दोनों डायग्राम आया होगा। फिर जिस क्षण मैंने कहा कि उसके चारों साइड बराबर है, तब केवल और केवल मेरी ये वाली जो आकृति है वो उसके दिमाग में आई होगी। तो ये मेरा विशिष्टीकरण है। और हम बच्चों को स्टार्टिंग में विशिष्टीकरण के माध्यम से ही सिखाते हैं। हम उनको हर एक चीज उनकी प्रॉपर्टी पर्टिकुलर उसके माध्यम से सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे उनको टाइप्स बताते हैं कि इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं स्क्वायर। फिर बच्चों को सिखाते हैं ये ट्रेपेजियम होता है। फिर सिखाते हैं इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, याद है, पैरालिलोग्राम बोलते हैं। फिर इसको सिखाते हैं बच्चों को रोम्बस बोलते हैं करके, याद है। ये सब चीज हम धीरे धीरे बच्चों को जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम उनको सिखाते हैं। और फिर लास्ट में उन बच्चों के मन में क्या बन जाती है, एक अवधारणा बन जाती है। अवधारणा किसकी बनती है, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। क्या बोलेंगे भाई, चतुर्भुज बोलते हैं। तो अब बच्चे को जब मैं चतुर्भुज बोलूंगा तो उसको पता है कि वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, वो पैरालिलोग्राम भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है। तो इस क्षण में जब बच्चे को मैंने केवल और केवल चतुर्भुज की कहानी सुनाई, मैंने केवल उसे चतुर्भुज बोला, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, व्यापीकरण। क्योंकि उसके सोच में अब व्यापकता आ चुकी है। ठीक है, व्यापकता आ चुकी है मतलब उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग विशिष्ट जानकारी समाहित हो चुकी है। और बच्चों को इसी हिसाब से ही गणित को पढ़ाया जाता है कि हम उन्हें विशिष्ट जानकारी जो है धीरे धीरे क्या करेंगे, उनको देते जाएंगे और अंत में उन चीजों का वो क्या कर लेगा, वो व्यापीकरण कर लेगा। क्या कर लेगा दोस्तों, व्यापीकरण कर लेगा। उम्मीद कर रहा हूं सेशन में मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। विशिष्ट से व्यापक तक, ठीक है, देखो मैंने यहां पर इसको लिख भी दिया। एक विशिष्ट स्थिति से लेकर ज्यादा स्थितियों को शामिल करने की अवधारणा को व्यापक बनाते समय हम विशिष्ट स्थिति के कुछ गुणों को छोड़ देते हैं और उन गुणों को चुनते हैं जो सभी उदाहरणों में है। इन सामान्य गुणों से व्यापक अवधारणा बनती है। याद है कि मतलब सर चारों में लाइन बराबर था, 4 बंद आकृति थी, तो हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा एक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट बना लिया, यानी कि
चतुर्भुज का क्या किया हमने, अवधारणा बना लिया, और फिर चतुर्भुज से हमने उसे अलग अलग विशिष्ट जानकारी देते हुए हमने उसे अलग किया। ठीक है, ये विशिष्ट से लेकर व्यापक हो गया। अब देखो बीजगणितीय सूत्र का अधिगम क्या है। देखो अब बीजगणित में आपको पता है कि यार मैं उसे कोई पर्टिकुलर जानकारी नहीं दे रहा हूं। बीजगणित में उसे पता है कि आपको उसे बहुत अलग अलग आयाम में आपको उसे लेकर जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये मेरा व्यापीकरण है, क्योंकि आपको पता है, चलो बीजगणित में आपने उसे सिखा दिया कि a + b² = a² + 2ab + b²। अब वो उसको हर जगह यूज करेगा, चाहे आप x + y का स्क्वायर ले लो, चाहे आप उसे p + q का स्क्वायर ले लो। आपने सिखाया उसे जानकारी, लेकिन आपने क्या किया, उसे व्यापकता की ओर ले जाकर बता दिया कि यार ये दो अगर वेरिएबल है, x और y है, a और b है, तो हमेशा वो ऐसे ही फॉर्मूले को बनाएगा। तो वो हमेशा ना इस प्रकार के फॉर्मूलों का निर्माण करने लग गया है। तो यार इस प्रकार की चीजों को क्या बोला जाता है, व्यापीकरण बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए एक सही प्रादर्श नहीं है बोला गया है। अच्छा नहीं है, नहीं तो बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर ये एक ही ऑप्शन को देखेंगे, इनमें से नहीं कौन सा है। लोहे की पेटी आयतन के लिए ठीक है, पानी की टंकी ठीक है, गेंद भी ठीक है, लेकिन धागे का एक टुकड़ा इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह सोचना क्या, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कह दिया क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है, एक सर व्यापक दृष्टिकोण है। तो यार ये आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर मेरा व्यापीकरण हो जाएगा। देखो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट वाले टेट में। अब तीसरा मैं चलता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है मेरा, क्या, सोपान क्रमिक संरचना यानी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो अब गणित को हमने दो तरीके से जानने की कोशिश कर ली। पहला क्या था मेरा, मूर्त से अमूर्त, ये सीख लिया। अब देखो सेकंड हमने क्या देखा, सर सेकंड आपने भी बताया कि बच्चों को सर हम पहले विशिष्ट जानकारी देते हैं और विशिष्ट से मैं उनको सामान्य की ओर लेकर जा रहा था सर। ठीक है, ये समान जानकारी मैं उन्हें दे रहा था। तीसरा मेरा आ गया सोपान क्रमिक संरचना यानी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर। देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा लिखा भी है, जैसे मूर्त वस्तुओं को पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते जाते हैं, वैसे ही उनमें शामिल अवधारणाओं को भी विस्तार होते जाता है। अगर हम व्यापकता की प्रक्रिया के हर चरण को लिखते जाए तो हम विचार की एक श्रृंखला मिलेगी, जिसे हम अवधारणा अगली अवधारणा में शामिल होगी। देखो ये जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं आपस में साथ में चलने वाली प्रोसेस है। कौन कौन सी प्रोसेस, मूर्त से अमूर्त और विशिष्ट। देखो यहां मैंने मूर्त स्टार्ट किया, यहां मैंने विशिष्ट को स्टार्ट किया, और देखो मूर्त से अमूर्त जो लेकर जाते हैं ना, और विशिष्ट से जो व्यापक लेकर जाते हैं, तो इसके बीच में वो जो समय लग रहा है ना, वही समय को मेरे भाइयों क्या बोलते पता है, सोपान क्रमिक संरचना है। सोपान का मतलब जैसे संख्या पद्धति, सोपान का मतलब होता है एक लैडर। लैडर मतलब एक सीढ़ी, आप सीढ़ी में धीरे धीरे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वही कहानी है। तो ये जो मैं बीच में उनको लेकर जा रहा हूं ना, वही मेरा क्या है दोस्तों, वही मेरा सोपान क्रमिक संरचनाएं हैं जो उनको बीच में लेकर जा रहा हूं। मतलब समझ में आ रहा है सर कि मूर्त, अमूर्त, विशिष्ट, व्यापक और सोपान क्रमिक संरचनाएं जो है ये हमेशा साथ साथ चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ऐसे नहीं होगा कि बच्चा केवल और केवल मूर्त परिस्थितियों से अमूर्त की ओर सीख रहा है, अभी विशिष्ट से व्यापक नहीं सीख रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके अंदर स्कीमा मूर्त से अमूर्त का भी बन रहा है और विशिष्ट से व्यापक का भी बन रहा है, और जब इन दोनों में आगे गहराई में जा रहा है तो बिल्कुल वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर को यानी कि सोपान क्रमिक संरचना को वो फॉलो कर ही रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की भी है। चलो स्टार्ट करता हूं पहले बहुत सिंपल एग्जाम्पल से। आप सभी को पता है कि यार कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। ठीक है, देखो जो n है वो मेरा प्राकृत संख्या है। ठीक है, आपसे यदि पूछूं प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक मेरा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। चलो ये जो छोटा बक्सा है ये क्या कर रहा है, मेरे प्राकृत संख्या को दर्शाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसी 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट में अगर मैं 0 जोड़ दूं तो क्या होगा, तत्काल आप बोलोगे कि सर अब आपने उसे क्या किया, आपने उसे होल नंबर बना दिया। याद है, देखो सेकंड मैंने यहां पर लिख के भी रखा है, होल नंबर मतलब आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे पूर्ण संख्या बना दे रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे ही उसमें 0 ऐड हुआ अब वो क्या बन गया, मेरा पूर्ण संख्या बन गया। मतलब ये n में अगर मैं 0 को ऐड कर दूंगा तो यहां जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा होल नंबर बनेगा। और आपको पता है कि होल नंबर को किसे दर्शाएंगे हम लोग, होल नंबर को W से दर्शाएंगे। देखो ये n था, सॉरी ये दोनों एक जैसा दिखने लग गया, क्या अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, सेकंड मेरा क्या आ गया, मेरा W आ गया।
ठीक है, ये मेरा W आ गया। ठीक है, ये केवल और केवल 1 2 3 था, उसमें मैंने जीरो को ऐड किया तो वो मेरा W बन गया। अगर मैं इसी को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने लग जाऊं, नंबर लाइन आपने सीखा होगा, है ना, देखो ये मेरा नंबर लाइन है, इसी नंबर लाइन में देखो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अगर मेरे भाइयों अभी मैंने केवल इधर लिया है, अगर मैं इधर लेने लगूं -1 -2, अब तो ये नया कॉन्सेप्ट बन गया कि सर आप तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो सर। तो मेरे भाइयों, जब मैं यहाँ नेचुरल नंबर ले रहा था, जब मैं यहाँ होल नंबर ले रहा था, तो अगर मैं इनमें इसी में नेगेटिव संख्या को, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2, तब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं क्या, इंटीजर्स बोलते हैं। तब हमें क्या मिला, हमें मिला क्या, पूर्णांक मिला। हमें क्या मिल गया, हमें पूर्णांक मिल गया। अब इसका मतलब सर उसमें एक और कड़ी जुड़ चुका है सर। अब वो कड़ी जोड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि सर इसका ना एक नया नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं सर क्या, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी कि ये जो है सर मेरा ये पूर्णांक बन गया है। अब आप देखोगे कि सर आपने सबको जोड़ दिया, लेकिन आपने अभी तक, अब एक काम करिए ना सर, अब उसमें बटे को भी जोड़ दो। आपने सब तो जोड़ दिया, अब केवल और केवल 0 1 2 3 क्यों रख रहे हो, माइनस में बटे को भी जोड़ दो। याद है ऐसा कुछ चीज जिसमें हम लोग क्या करते हैं, P बटे Q फॉर्म में रखते हैं। P बटे Q मतलब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, P बटे Q फॉर्म में हो तो अगर मैं इसी में सोचो, इसी में मैं क्या जोड़ दूं, इसी में अगर मैं पूर्णांक के समुच्चय में हम धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को शामिल कर दें, तब मेरा वो क्या बन जाएगा, मेरा वो परिमेय संख्या बन जाएगा। और लास्ट में मुझे समझ में आया कि वो क्या बन गया है, मेरा वो परिमेय संख्या जो है वो बन चुका है। तो देखो हमने क्या किया कि इसका एक निश्चित सोपान है, उसको फॉलो किया। पहले हमने n बनाया, n से फिर हमने उसे W बनाया, किसको ऐड करके, 0 को। फिर 0 में हमने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब ऋणात्मक को भी हमने जोड़ा, तो वो हमारा क्या बन गया था, पूर्णांक बन गया था। और जब हमने उसमें और क्या ऐड कर दिया, उसमें हमने परिमेय संख्या भिन्न को ऐड कर दिया, तब वो क्या बन गया, हमारा परिमेय संख्या। ये देखो ये एक निश्चित सोपान क्रमिक संरचनाएं बन गई, मतलब एक सीढ़ी बन गया कि डायरेक्टली आप उस बच्चे को क्या तुम उस बच्चे को बताओ डायरेक्टली इसको समझाते नहीं समझाते, उसके लिए आपको ये समझाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये समझाना पड़ेगा और इसके लिए आपको ये समझाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है, गणित को पढ़ाना है, क्योंकि वो एक निश्चित सोपान क्रमिक संरचनाएं को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। तो यहां पर से मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आया होगा। देखो टेट 2021 के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि वो कौन सी संरचनाएं हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ना कि आपको देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में मैंने क्या करके रखा है, बना के मैंने रखा है। तो इसका जो आंसर है वो दिख रहा है आपको, ये NWZQ है। ठीक है, अब मैं चलता हूं मेरे अगले टॉपिक की ओर, जो कि मेरा क्या है, गणित की प्रकृति है। ठीक है, देखो गणित की प्रक्रिया मतलब ये है कि सर ये बोल रहा है कि सर नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स क्या है। सर आपने तो बता दिया हमें कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अमूर्त है, लेकिन हमारा SCERT हमसे कुछ और भी चाहता है कि आप कुछ और चीजों को भी समझे, जैसे गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से समझ में आएगा कि सर उसमें ना आप संदिग्ध नहीं कर सकते। सेकंड है सत्यता की कसौटी, यानी कि उसमें हमें ट्रुथ को चेक करना पड़ता है कि सही बोल रहा है कि नहीं। और निगमनिक तर्क क्या होता है, आगमनिक तर्क क्या होता है, गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में ना ये 3 ऐसे प्रकृति हैं जो गणित को डिफाइन करता है कि सर जब तक ये 3 चीज होंगे गणित हमेशा अच्छा बना रहेगा। स्टार्ट करता हूं पहला कि गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध होते हैं इसका मतलब कि आपको इनमें किसी प्रकार से शक नहीं कर सकते। शक नहीं कर सकते सर, कैसे नहीं कर सकते, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं अनएम्बिगस से। ओके, देखो गणित में किसी भी संकल्पना की परिभाषा या कोई गणितीय कथन बिल्कुल असंदिग्ध अनएम्बिगस होता है। जैसे किसी ने कह दिया कि राम के पास 100 केले है तो 100 है, क्यों गणित ने बोल दिया असंदिग्ध नहीं करना है, 100 केले है तो है। राम के 6 हाथ है, गणित ने बोला, भाई ने बोला करने का तो करने का वाला हिस्सा है, गणित ने बोला करने का तो करने का, ये असंदिग्ध। ठीक है, यानी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए क्योंकि गणित के इस अमूर्त संसार को हम औपचारिक रूप से बनाते हैं,
कुछ संगत अभिगृहितों एक्सियोम्स यानी कि कुछ गणित के पर्टिकुलर नियम होते हैं दोस्तों, उन नियम के हिसाब से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा हो ही रहा होगा, सार्वभौमिक है ये। मानकर इन अभिगृहितों के आधार पर हम कुछ अवधारणाओं को औपचारिक तरीके से स्पष्ट और परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। जब एक बार अभिगृहितों को चुन लिया जाता है और स्थिति को परिभाषित कर दिया जाता है तो अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं रहती। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा तो मैं भी और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आधा गिलास जा पानी लेकर आ, ठीक है, आधा गिलास पानी लेकर आइए सर मैडम, तो ना अब आप क्या करोगे कि हो सकता है थोड़ा ज्यादा ले आओ थोड़ा कम ले आओ। पता तो है कि इसका जो सेंटर है वो एग्जैक्टली यहां पर है, लेकिन क्या एकदम एग्जैक्टली इसी सेंटर पे पानी लेकर आओगे? क्या इसी सेंटर पे नहीं लाओगे, थोड़ा ऊपर ले आओगे या थोड़ा नीचे ले आओगे। तो आपने क्या किया, जिस क्षण मैंने आपको बोला आधा, जिस क्षण मैंने आपको बोला हाफ ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, आपने एग्जैक्टनेस उसको नहीं माना, आपने एग्जैक्टली उसको नहीं माना, बोला कि एक आध घूंट ज्यादा पी लेंगे या फिर कम पी लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों गणित इस चीज को नकारता है। यदि गणित ने किसी चीज को आधा बोला है तो इसलिए याद है जब भी अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि 100 लीटर की बाल्टी राजू के पास थी, उसमें से आधी हमने क्या की, मोनू को दे दी आधी, तो क्या तुम ये बोलोगे कि लेना आधा है मतलब 51 या 49 कुछ भी हो सकता है ले लेते हैं? नहीं, आप एग्जैक्टली आधा उसका क्यों लेते हो? क्योंकि आपको पता है कि गणित ने बोला करने का तो करने का एग्जैक्टली। देखो मैंने, यदि किसी ने हाफ सर्कल बोला है, यदि किसी ने बोला है कि वो सेमी सर्कल है तो आप उसको एग्जैक्टली आधा करते हैं। यदि आपको किसी ने बोला कि स्क्वायर का आधा करो तो आप उसको बीच से बराबर काट, चाहे ऐसे काटो या वैसे काटो, आप उसे बराबर वैसे काटने की आप कोशिश करते हो। किसी ने कहा कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल को हमने बीच से काटा तो आप उसे बीच से एग्जैक्टली ऐसे ही काटने की कोशिश करोगे ताकि उसका जो हिस्सा है वो दो बराबर हिस्से में बटे, ना 1 इंच यहां छोटा हो ना 1 इंच यहां छोटा हो। तो अब समझ में आया कि गणितीय कथन असंदिग्ध कैसे होते हैं, इस वाले एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सेकंड है सत्यता की कसौटी, मतलब ट्रुथफुलनेस को हमें चेक करना होता है। सर ये एग्जांपल आप ये जो लिया है ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। ये दोस्तों ये जो एग्जांपल है ना ये मैंने एससीईआरटी के बुक से लिया है और इसलिए भी लिया है क्योंकि शिक्षक भर्ती 2019 में डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ना वो इन्हीं से आ गया था, इसीलिए मैंने एग्जांपल को मैंने चेंज करने की कोशिश नहीं की। देखो सत्यता की कसौटी को जांचने के लिए मेरे पास एक लाइन लिखा है। लाइन क्या है? लाइन बोलता है कि मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। अच्छा ठीक है भैया, कोई मोर होगा या हर एक सार्वभौमिक होगा कि भैया मोरनी जो है वो इसी के आसपास अंडे देती है। सेकेंड स्टेटमेंट मैंने लिया कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। थर्ड मैंने लिया 15 जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। चौथा स्टेटमेंट क्या लिया, यदि आप दो विषम संख्याओं को जोड़ें तो परिणाम हमेशा एक सम संख्या होता है। चलिए सत्यता की कसौटी को जांचते हैं और आगे चलते हैं। पहला वाला जो कि मेरा मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। अगर दोस्तों मैं तुम लोगों को ये कहूं कि मेरे मोहल्ले में एक ऐसा कुत्ता है जो रोज रात को 2:05 में क्या करता है, रोज रात को 2:05 में उड़ने लगता है। क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। तो इस बात की सत्यता की कसौटी कैसे जांचोगे? वीडियो बना के दूंगा तो बोल दोगे क्या एडिट किए हो सर, एडिटिंग अच्छा कर ले रहे हो, ठीक है। चलो तो आप इस बात की सत्यता की कसौटी को कैसे जांचोगे? आप बोलोगे कि मैं स्वयं 2:05 में आता हूं और अपने आंखों से देखूंगा। सर कैसे? अपने आंखों से देखूंगा तब जाकर मानूंगा कि सर अजय सर के मोहल्ले में कुत्ता और रात को 2:05 क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है, ठीक है। सेम एग्जैक्टली अगर मुझे ये जानना होगा कि मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है तो आपको सितंबर महीने का क्या करना पड़ेगा? आपको भैया उसका सितंबर महीने का इंतजार करना पड़ेगा और आपको एग्जैक्टली मोरनी को ही देखना पड़ेगा। ये थोड़ी कौवा अंडा दे रहा है तो फिर आप चले गए जो कौवा, या फिर पता नहीं मुझे कौवा अंडे देती कि नहीं, देती होगी वैसे, ठीक है। तो क्या पता वो अंडे दे रही है कि नहीं, आप कौवा को देखने चले गए और आप मान ली सितंबर में अंडे दे रही थी। नहीं भैया, आपको एग्जैक्टली मोरनी ही चाहिए और आपको एग्जैक्टली सितंबर ही चाहिए। तो ये जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, ये जो परिकल्पना हम बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसका जांच केवल अनुभविक एम्पेरिकल तरीके से की जा सकती है। मतलब केवल और केवल अनुभव के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब एक तो ये है कि सर इस प्रकार के जब सवाल आएंगे तो उसे मैं केवल और केवल कैसे करूंगा, तो यार उसके लिए आपको उस मोरनियों को क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, मोरनी को देखना पड़ेगा, तब जाकर ही वो क्या होगा, वो बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सब सितंबर के आसपास अंडे देती है तो हम कह सकते हैं कि मोरनियां सितंबर के आसपास अंडे देती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये एम्पेरिकल वाली चीज समझ में आया होगा कि वो अनुभविक नियम के मानने कैसे होगा और कैसे वो आगे सर्वाइवल करता है। सेकंड है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, हमने पढ़ा है
पढ़ने से अच्छा तुम एक ले लो, क्या ले लो, गैस के अंदर बढ़िया से जला दो आग को, और ना एक वो वहाँ पर टेम्परेचर का वो जो आता नहीं है, टेम्परेचर नापने वाला, चाहे थर्मामीटर है कुछ भी, उसको नाप के देख लेना, वो लगभग 100 डिग्री आने पर क्या हो जाएगा, वो उबलने लगेगा। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ों को आपने क्या किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया। आपने क्या किया भैया, आपने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक चीज़ समझ में आया कि सर, एक तो समझ में आया कि पहला मेरा अनुभव से काम हो जा रहा था, अनुभव से नहीं हो रहा था तो मेरा परीक्षण करके, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके काम हो जा रहा था। सेकंड वाली स्थिति में जब आपको कोई बोले, मैं आपको बोलूं कि यदि तुम रोज क्या करोगे, रोज 10 मिनट शुरुआत के सुबह सो उठकर यदि मेडिटेशन करोगे लगातार 21 दिन, तो 22वें दिन तुम पाओगे कि तुम किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद कर ले रहे हो। तो उसके लिए आपको 21 दिन क्या करना पड़ेगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब तो उस 22वें दिन के रिजल्ट को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा सतर्कता की कसौटी में सेकंड टॉपिक हो गया, जो बोलता है क्या कि 100 डिग्री से बहुत कम तापमान पर उबलकर दिखाया जा सकता है, इसे प्रेशर कुकर में प्रयोग किया था। ठीक है, ये तो साइंस वाली बात हो गई। थर्ड जो है मेरा बोलता है कि 15/5 से पूर्णतः विभाजित होता है। सॉरी, 15/5 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसे आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो, इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर मेरे को ना सर पहाड़ आता है, सॉरी मेरे को सर पहाड़ आता है, डिवाइड करना आता है। मैं देखो आपको करके दिखा रहा हूँ, 5 तिया 15, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आपने बोला सर देखे, मैंने आपको फटाक से मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरे भाइयों तुमको गणित आता ही नहीं है, तुमने आज तक गणित का ग भी नहीं पढ़ा है, जो कि हालांकि व्यापक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देख के लगता ही है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन मान लो कि आपको इतना बेसिक भी नहीं आता है कि आपको क्या ये नॉर्मल डिवाइड करने भी नहीं आता है, तब आप क्या करोगे? तब थोड़ा सा दिक्कत होता है सर। तब आप बोलोगे कि सर उसके लिए थोड़ा सा ना मतलब तर्क लगाना पड़ेगा। क्या तर्क लगाना पड़ेगा? अवलोकन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर मैं क्या करूँगा पता है, मैं 15 ठो ऐसे लकी डंडा ले आऊँगा। क्या करूँगा? 15 डंडा, और देखूंगा कि मैं उसको 5 अलग अलग भाग में बांट पा रहा हूँ क्या। तो पता चलेगा कि अरे हाँ सर, मैं ना उसको 5 अलग अलग भाग में बांट ले रहा हूँ। तो जैसे ही बांट ले रहा हूँ तो समझ में आया सर 15 डंडा खत्म हो गया, इसका मतलब सही पूर्ण विभाजित हो जाता है। तो यार देखो, अब जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर हर व्यक्ति गणित आता होगा। तो एक समझ में ये भी आता है कि कुछ गणितीय सवाल जो है वो केवल और केवल कैसे हो सकते हैं, आपके अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन से हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि सर ये तो 2-4 लकड़ी के लिए कर लिया, हजारों लकड़ी के लिए क्या करोगे? अरे हजारों लकड़ी के लिए मेरे भाइयों मैं डिवाइड करूंगा ना। मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब उसे गणित का ग भी नहीं आता। तब मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे मोटे सवाल जो है वो अवलोकन ऑब्जर्वेशन से भी सिद्ध किया जा सकता है। आप 15 वस्तुओं के समुच्चय के बहुत से उदाहरण ले सकते हैं और उन्हें 5 बराबर के हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है, 15 वस्तुओं के बीच सिद्ध करने के लिए शेष को समझाते हैं तो हम इस गणितीय तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। देखो अंत में हमने बात की ना, किसकी बात की? गणितीय तर्क की बात की। अब थोड़ा सा आगे मैं और चलता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि गणित में सत्यता केवल कंसिस्टेंसी, संगति और तर्क से जुड़ा हुआ है। गणित में जो सत्यता है वो केवल किससे जुड़ा हुआ है? संगति से, तर्क से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो मैंने स्टार्टिंग वाला जो मैंने अनुभव बताया, स्टार्टिंग वाला जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, एक्सपेरिमेंट पे भाई मेरी गणित की जो सत्यता है वो जुड़ी हुई नहीं है मेरे भाइयों। जब भी गणित की बात होगी तो गणित की जो सत्यता की कसौटी है वो केवल और केवल तर्क और कंसिस्टेंसी पर है। किसी भी गणितीय कथन की उत्पत्ति तर्कों की श्रेणी से बनती है, मतलब एक निश्चित तर्क होना चाहिए उसका। ये तर्क कुछ स्वीकृत नियमों, परिभाषाओं और मान्यताओं के अनुसार लागू किए जाते हैं। अब ये प्रोसेस थोड़ा सा फिर लंबा बन गया कि सर ये कैसे होगा कि आप बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ स्वीकृत नियमों, परिभाषाओं, अरे नियम होगा डिवाइड करने का, ऐसे डिवाइड करने का तब तो डिवाइड करोगे, परिभाषा होगा डिवीजन का तब तो समझ में आएगा कि यार इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं या फिर भाग देने वाली संख्या बोलते हैं। देखो एक लास्ट वाला क्वेश्चन याद है आपको जो बच गया था? ठीक है, यदि 2 विषम संख्याओं को जोड़े तो परिणाम हमेशा एक सम संख्या होगा। याद आ रहा है? मतलब अब देखो इसके लिए आपको एक जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कि सर सम संख्या क्या होगा और विषम संख्या क्या। अगर ये जानकारी नहीं होगा तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सम संख्या के लिए आपको पता है 2, 4, 6, 8। विषम संख्या के लिए आपको पता है क्या? 1, 3, 5। ठीक है, देखो अब यहां पर समझ में आया कि सर एक निश्चित क्या है मेरे पास? जानकारी है। वो जानकारी है तभी आप आगे बढ़ोगे। अब आपको बोल रहा है कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। 2 विषम संख्या आपने ले लिया,
आपने 1+3 चलो 1+3 ले लिया, 3 क्यों लेंगे, है ना, 2 लेंगे। 1+3 आपने ले लिया और आपने जोड़ा 4, समझ में आया। आपने 1+5 जोड़ा तब भी समझ में आया 6, समझ में आया सर ये भी सम है और ये भी सम है। सेम आपने क्या किया, आपने 3+5 को जोड़ा तो ये 8 आ गया, तो यार ये भी सम आ गया। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि सर आपने तो कहा क्या कि उसकी मान्यताओं के अनुसार लागू कहते हैं, परिभाषाओं के अनुसार तर्क से जुड़ा होता है, उपपत्ति तर्कों की श्रेणी से बनता है। मैंने तो केवल और केवल छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके क्या किया, ये निष्कर्ष निकाल दिया। और आपको यदि लगता है कि गणित ऐसे निष्कर्ष को मानता होगा तो भैया तुमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है क्या? मजाक कर रहा हूं दोस्तों, आपको थोड़ा समझना चाहिए कि गणित इन चीजों को नहीं मानता कि केवल वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हो गया और मान लिया। गणित कैसे मानता है? गणित बोलता है कि कोई भी अगर वो देखो बोलता है कि कोई भी यदि वो सम संख्या है तो वो हमेशा 2n के क्षेत्र में रहेगा, 2n के तरीके में रहेगा। कैसे मतलब, n जो है वो किसी प्रकार का नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब 2 गुणा n रहता है। सम जो है हमेशा क्या रहेगा, 2 गुणा n रहेगा। अब n में 1 लो 2 लो, वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगा, सम संख्या बनेगा। तो हमने पूछा विषम कैसे होता है, तो गणित की भाषा बोलती है विषम होने के लिए उसे 2n+1 होना पड़ेगा, है ना। देखो 2n का मतलब 2 था तो 2+1 3 हो जाएगा। यहाँ n का मतलब कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो या 5 ले लो। तो अगर मैं 2 लूंगा तो 2 × 2+1 कितना हो जाएगा, 2 2 4+1 5। अगर n का वैल्यू 3 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 3+1 6+1 7, तब वो क्या हो जाएगा, मेरा विषम संख्या हो जाएगा। तो यहां पर से अब उम्मीद कर रहा हूं ना कि ये जो चीज है वो क्लियर हुआ होगा, अभी बचा है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया ना कि सम क्या होगा, विषम क्या होगा। तो मतलब सम को बताने के लिए मेरा 2n होगा और विषम को बताने के लिए क्या हो जाएगा, 2n+1। अब यहां पर क्या बोला गया है कि दो विषम संख्या, क्या लेना है, दो विषम संख्या। तो मान लो ये मेरा पहला विषम संख्या है, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया? देखो ये मेरा पहला सम संख्या है, विषम संख्या है, और ये मेरा दूसरा विषम संख्या। दोनों को मैंने जोड़ा, जोड़ने में क्या आया, 2n1 + 2n2, और ये 1 और ये 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब समझ में आया कि सर इसमें ना 2 सब जगह कॉमन है सर। मैंने कहा 2 को अलग निकाल लो, n1 + n2 प्लस क्या बच गया, 1 बच गया। देखो मैंने यहां पर किसी भी प्रकार से सम को नहीं लिया था भैया, दो विषम संख्याओं को जोड़ा था और जोड़ने के बाद मेरा लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला, n1 + n2 + 1। तो देखो ये वाला जो चीज है आपको लग नहीं रहा है कि ये डायरेक्टली ये वहीं पे आ गए सर, आ गया ना कि ये जो चीज है वो एग्जैक्टली किसी चीज से गुणा हो रहा है। अब n1 + n2 + 1 को m मान लो, तो यही चीज तो मैं कह रहा था कि सम संख्या क्या होगा, किसी भी एक चीज का गुणा 2 से हो जाएगा तो वो मेरा सम संख्या हो जाएगा। तो यहां भी मैंने क्या किया, मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। और इसी प्रकार से जब आप सिद्ध कर लोगे तब जाकर भैया वो आपका एक गणित का क्या बनेगा, थ्योरी यानी कि कॉन्सेप्ट बनेगा। केवल एक्सपेरिमेंट करने से नहीं बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं सेशन में मजा आ रहा होगा, ठीक है। अभी तक मजा आया होगा तो प्लीज अपना कमेंट को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिए। फिर आते हैं निगमन क्या होता है। देखो निगमन और आगमन दो अलग अलग विधि है, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों डिडक्शन और इसको बोलते हैं दोस्तों इंडक्शन, या फिर सुनोगे डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव मेथड। निगमन जो होता है ना बहुत सिंपल होता है। निगमन का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया और फॉर्मूले के आधार पर आप उस क्वेश्चन के आंसर को बनाने लगे। मतलब आपके जिसमें ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं, निष्कर्ष के नियमों का प्रयोग किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। मतलब धीरे धीरे हमने क्या किया है, वो किया फॉर्मूला को लिया, धीरे धीरे हमने उसे क्या किया, समझने की कोशिश किया कि 1 + 1 2 होता है और इसका स्क्वायर 2 + 2 4 होता है। तो हम उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हम उसे सिद्ध करें। और लास्ट में हम एक फॉर्मूले को निकाल कर लेकर आते हैं कि यार ऐसा है ना कि मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, 2 + 3 स्क्वायर वाला भी, 4 + 3 स्क्वायर वाला भी। अब लास्ट में मैं इस निष्कर्ष पर आ चुका हूं कि ये मेरा
कैसे काम करता है। ठीक है, तो जब आप लास्ट में फॉर्मूले पर पहुंचते हो, देखो सिद्ध करने के लिए क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं निगमन। आगमन क्या होगा, आगमन ठीक उल्टा होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला पुट करके आप क्या निकालते हो, आंसर निकालते हो, वो आपका आगमन होगा। और इसी प्रकार से मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल, रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे ही बनता है। कैसे ऐसे बनता है, आपको ये सवाल दिया गया कि सभी इंसान नश्वर है, राघव एक इंसान है, सभी इंसान नश्वर है और राघव एक इंसान है, तो मतलब राघव भी क्या है, नश्वर है। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष कैसे निकाले, आपने मजबूर हो गया ना कि आप इस प्रकार के निष्कर्ष को निकाले। तो इस प्रकार से निष्कर्ष को क्या बोला जाता है, इस प्रकार से निष्कर्ष को बोला जाता है निगमन, बोला जाता है कि आपने ये लास्ट में क्या किया, कंक्लूजन निकाल लिया। अब चलता हूं मैं आगे, जो कि है मेरा प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों का प्रयोग मतलब सिंबल्स का। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया हुआ है क्या, 7,653 को 4,981 में गुणा कीजिए संख्याओं को अंकों में। अब एक बात बताओ, अगर तुम लोगों को ये नहीं पता कि 7,653 को ऐसे लिखते हैं, तो क्या तुम केवल शब्दों से उनको गुणा कर पाते क्या? कभी जीवन में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सर ये ऐसे गुणा नहीं होता, उसका एक निश्चित टर्मिनोलॉजी होता है। 981 से गुणा करना है। तो यार ये जो आप लोगों ने ये 9 फिर 100 फिर 81, ये जो आप लोगों ने बनाया ना, इसी को बोलते हैं क्या, सिंबल्स। तो गणित जो है वो किसके बिना अधूरा है, प्रतीकों के बिना। यानी 0 से लेकर जो 9 तक है वो क्या है, बिना हल करने की कोशिश नहीं कर सकते। और 0 से लेकर 9 क्या है, वो एक निश्चित संख्याओं का प्रतीक है, वो एक निश्चित संख्याओं का सिंबल है भाई। तो याद रखना, पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गणित सीखने का, वो मेरा प्रतीक है, वो मेरा सिंबल है। ठीक है, तो इसीलिए सिंबल्स का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे गणित में लगता है। सेकंड है एल्गोरिदम। चलो अब मैं आप लोगों के सामने ना एक सवाल लेकर आता हूं। मान ले जाए 625 को मैं 5 से भाग देता हूं। तरीका देखना, 5 एकम 5, यह घटाए ये 12, 5 दूनी 10, मैंने ये घटाया ये 25, 5 पचे 25, यहाँ पर माइनस रहता है, ये माइनस ये 0। तब आपने बताया कि सर उत्तर आएगा 125। अब ये बताओ कि ये जो प्रोसेस तुमने फॉलो किया है कि यहाँ पर माइनस करूंगा और माइनस खत्म होते ही उसके बाद मैं यहाँ पर इस वाले को यहाँ उतार दूंगा, फिर इस वाले को यहाँ उतार दूंगा। तो ये आपने कहीं ना कहीं से सीखा होगा। ठीक है, सीखा है ना इस तरीके को। तो ये जो आपने प्रोसेस को सीखा है, आपने ये जो क्रम को सीखा है, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। और ये हम हर चीज में सीखते हैं, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे भाग देना हो, चाहे गुणा देना हो। तो ये जो प्रोसेस जो हम गणितीय संक्रियाएं करते हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं, उनको क्या बोला था दोस्तों, उनको बोलता है एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो गणित जो है इनके बिना पूरा अधूरा है। आप यदि अभी गणित बना रहे होंगे, अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप बिना सिंबल और बिना एल्गोरिदम पे आप बना पा रहे हो क्या? आप नहीं बना पा रहे हो। तो इसीलिए सिंबल मस्ट है और सेकंड क्या है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कहने का मतलब ये है कि उसका एक निश्चित क्रम है और उस क्रम को आपको एक निश्चित सोपान क्रमिक संरचनाएं हैं और उस निश्चित सोपान क्रमिक संरचनाएं को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, विभिन्न संक्रियाओं के गणितीय प्रतीकों के प्रयोग से, देखो पहले सिंबल के प्रयोग से उन संक्रियाओं के लिए एल्गोरिदम को लागू करना आसान हो जाता है। याद है मैंने कहा कि जो नंबर है वो सिंबल्स है, वो प्रतीक थे। अब प्रतीक से मैंने क्या किया, एल्गोरिदम को जोड़ दिया। मतलब सिंबल प्लस एल्गोरिदम से मेरा जो मैथ्स है वो थोड़ा ईजी हो गया। ईजी क्या यार, इनके बिना बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, आपको पता है। ठीक है, फिर देखिए देखो वे इससे मशीनी मतलब तेज करना सीख जाते हैं। ठीक है, और गणित पढ़ाते समय अक्सर बिना समझे कि हम क्या कर रहे हैं, हम संक्रियाओं को मशीनी रूप से भी करना सीख जाते हैं और वही करने लगते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोसेस आपको याद हो जाएगा। और मैं अब ये प्रोसेस यदि कोई सीख गया ना, तो उसको मैं अगर ऐसे करके दे दूंगा ना और बोलूंगा ना कि 5 से डिवाइड कर, वो तो भी कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसको ये वाला एल्गोरिदम पता है। एल्गोरिदम पता है तो कितना बड़ा दे दूं वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, ये एल्गोरिदम का थोड़ा इंपॉर्टेंस हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जो कि गणितीय तरीके से सोचना है। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं टॉपिक को, जहां पर हम देखेंगे कि गणितीय तरीके से सोचना कैसे होता है, यानी कि वो जो मैथमेटिकल थिंकिंग है वो कैसे होगा।
ठीक है, गणितीय तरीके से सोचना क्या होता है कि कैसे एक्चुअल में निष्कर्ष निकलता है। देखो मैंने ना यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है। देखो सबसे पहले तो ये समझना है कि यार गणितीय तरीके से सोचने में 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। वो 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो पहले सर स्पेसिफिकेशन होता है, यानी कि हर एक चीज का सर विशिष्टीकरण होगा। विशिष्टीकरण के बाद थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान लगाने के बाद उसका क्या हो जाता है? व्यापीकरण। और गणित केवल व्यापीकरण तक समाप्त नहीं होता दोस्तों, गणित को और आगे ले जाना है तो व्यापीकरण से मैं कहां लेकर जाऊंगा? उसे पूरा सिद्ध करूंगा, तब तो जाकर वो एक थ्योरी बनेगा। मतलब मैंने उसे एक हर एक स्थिति पर मैंने उसे रखकर देख लिया है और मैंने उसे किया है हेंस प्रूव्ड, और जब वो प्रूव होगा तब वो बेहतर गणित की परिभाषा को संदर्भित कर पाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये दिखा हुआ था मेरे CGSCERT में कि किन्हीं दो घनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का संबंध को मालूम मतलब क्या के संबंध को मालूम करना है। चलो मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। मान लो कोई x और y दो संख्या है, उनका अरिथमेटिक मीन है और उनका ज्योमेट्रिक मीन है। अरिथमेटिक मीन बोले तो समांतर मध्य, ज्योमेट्रिक मीन बोले तो गुणोत्तर मध्य। दोनों के बीच का अंतर मैं पहले समझा देता हूं, ठीक है। देखो अगर मान लिया जाए 2 नंबर है, एक नंबर 1 और 3 है, उसका अगर अरिथमेटिक निकालना है तो तरीका है 1 + 3/2, 1 + 3 4, 4/2 2 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका है उसको x × y करते हैं। मतलब क्या है कि सर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है x + y/2 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? √x × y, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया था दोस्तों? एक नंबर लिया था, वो नंबर क्या क्या था याद है? 1 + 3, तो इनका जगह अरिथमेटिक मीन 2, और अगर मेरे को इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 × 3, तो ये √3 हो जाएगा। चलो एक नंबर ले लो, क्या? 2 और 2, तो ये आ जाएगा 2 और ये भी 2। अच्छा ठीक है, एक और नंबर ले लो। और नंबर क्या लेना है? और नंबर ले लो, मान ले जाए 3 और 3 ले लो, तो 3 + 3 6, 6/2 3, ये भी 3 आ गया, मतलब बराबर भी आ रहा है। अब थोड़ा और ले लेता हूँ, ठीक है। और मान जाए ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ? 4 और 5 ले लूँ क्या? 4 और 5 ले लूँ, ठीक है। 4 + 5 9, 9/2 4.5, 4 और 5 9, तो 9 का ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा नंबर बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, थोड़ा एक काम करता हूँ, 6 और 19 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 19 6 25, 25/2, ये क्या हो जाएगा? 12.5, और ये जो √25 आ रहा है इसमें क्या हो जाएगा? 5। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इन सभी इतना जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने पूरा बनाया है, इसमें एक संबंध निकालो, तो यार संबंध क्या पाओगे कि सर अरिथमेटिक मीन जो है, देखो ये जो है, ये जो √3 है ना, ये पता है 1.4 सॉरी, ये जो है मेरा ये 1.41 कुछ होता है। तो यार एक चीज समझ में आ रहा है कि अरिथमेटिक मीन या तो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, या तो बराबर होगा। ये जो बराबर वाला भी तो आया है ना, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो बड़ा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब एक संबंध ये निकल गया क्या कि हमेशा जो अरिथमेटिक मीन है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? ज्योमेट्रिक मीन के। तो हमने ये क्या किया? हमने एक विशिष्टीकरण किया। कैसे? हर एक संबंध को मैंने स्थापित किया और वहां पर से एक व्यापीकरण क्या संबंध निकाला कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा? बड़ा होगा। गणित मेरे भाइयों ऐसे ही काम करता है, फिर उसको सिद्ध और असिद्ध भी करना पड़ता है। कैसे? अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है उसको मेरे को सिद्ध करना पड़ता है। कैसे सिद्ध करेंगे? अब देखो ये 2 को मैं इधर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा x + y हो गया और ये मेरा 2/√xy हो गया, ठीक है। अब रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। तो यार ये x + y का स्क्वायर हो गया और ये मेरा 2 का 4 हो गया और ये xy बन गया। अब ये थोड़ा दिक्कत हो गया, तो मैंने क्या किया? इसे थोड़ा सा तोड़ दिया, ठीक है। और ये मेरा क्या बन गया? 4xy बन गया। इतना गणित मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मेरे टेलीग्राम पे मुझसे आकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। x + y², ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और देखो ये हो जाएगा और ये इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x² + y² माइनस क्या हो गया? 2xy, इधर 0, तो ये हो गया x - y का होल स्क्वायर और ये 0। अब ये तो कथन एकदम सत्य है ना कि किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं, वो हमेशा 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये जो प्रोसेस जो कि सिद्ध करने वाला था, मैंने उसे यहाँ पर क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। और इसके बाद ये निष्कर्ष जो है ये अब गारंटी हो गया।
कि ये जो आपने निष्कर्ष निकाला है, कथन निकाला है, वो एकदम सही है, वो एकदम सत्य है। तो गणित का प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है, विशिष्टीकरण से पहले, फिर उसके बाद अनुमान लगाने से, ये हमने अनुमान लगाया था ना, फिर हमने व्यापीकरण किया और लास्ट में हमने उसे सिद्ध भी कर दिया। तो ये जो चीज है वो ऐसे ही काम करता है। उसके आगे मैं थोड़ा और आगे चलता हूं कि गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है। कौन कौन सी क्षमताएं बढ़ती है भाई? एक तो सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, स्पष्ट तरह से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, यानी कि वो सिंबल्स का यूज करेगा, तर्कों का उपयोग करेगा, वो एल्गोरिदम्स का उपयोग करेगा, पैटर्न को संबंधित मतलब देखो यहां पर हमने क्या किया, ये जो पैटर्न है उसको तलाशने की कोशिश की ना, कि हर एक में क्या सही क्या बराबर मिल रहा है, फिर ये निष्कर्ष निकाला। तो ये कैसे सीखा हमने दोस्तों? ये हमने सीखा गणित के माध्यम से हमने सीखा, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि ये क्षमताएं अच्छी तरह से विकसित हो तो हमारी अन्य वास्तविक जीवन की परिस्थिति में भी बहुत सहायता करती है। इसलिए इन मानसिक क्षमताओं को बचपन से ही विकसित करना चाहिए। बच्चों का जो गणितीय कौशल है उसको हमें उनके चाइल्ड से, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही चालू कर देना चाहिए। खास करके प्राइमरी लेवल पर बच्चों को मैथ सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन जो है टीचर भर्ती का क्वेश्चन है, सहायक शिक्षक भर्ती 2019 का, कि नीचे दिए गए किस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच केवल अनुभाविक तरीके से, अनुभव के द्वारा किसमें किया जा सकता है? आप सभी जान रहे हैं सर, अनुभव वाला तो केवल और केवल मेरे मोर वाला जो ऑप्शन है वो हो रहा था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, गणितीय संक्रियाएं सरल, तेज और मशीनी बनाता है कौन सा? याद है प्रतीक और एल्गोरिदम से, हमने सिंबल्स एंड एल्गोरिदम से हमने देखा कि सर हमारे क्वेश्चन जो है वो जल्दी बन रहे हैं, सरल बन रहे हैं, इजी तरीके से बन रहे हैं। और क्वेश्चन देखो, अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दाल को भी पका सकते हैं। इसको मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आंसर क्या है। कमेंट में आंसर करके बताओ यदि ये टॉपिक समझ में आया हो तो। गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित होती है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार, ये सभी प्रकार की जो ऑप्शंस दिए हैं ना, वो सभी प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है। ये देखो, गणित में प्रतीकों का विस्तृत प्रयोग करके क्या होगा? गणित को संक्षिप्त करना, गणित को स्पष्ट करना, गणित को एक शक्तिशाली संचार माध्यम बनाना, उपरोक्त सभी, ये सभी क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में आए हुए क्वेश्चन 2019 के, ठीक है। ये देखो टेट का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, ये तो ठीक है यार। गणितीय हमें प्रकृति के बारे में सिखाती है, नेचर के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। गणितीय अवधारणाएं क्रमबद्ध श्रृंखला होती हैं, ये भी ठीक है। गणितीय अवधारणाएं में तार्किक संबंध, ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको नेगेटिव लगा? आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो नेगेटिव लगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गणित सीखने के मॉडल की बात की जा रही है, मॉडल की बात की जा रही है, इसका मतलब कि ऐसे कौन कौन से मॉडल्स है जिसमें जो मैथ्स है, गणित है, उसको सिखाया जाता है। हमारे एससीईआरटी के अकॉर्डिंग ना 3 मॉडल है, एक बैंकिंग मॉडल है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है और एक रचनावादी मॉडल है। रचनावादी मॉडल जो है वो आपको मनोविज्ञान के रचनावादी संप्रदाय से मिलता जुलता मिलेगा। बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल पर थोड़ा देखते हैं कि क्या है। बच्चों को गणित सिखाने का यह है कि सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ और बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। ये क्वेश्चन ना ये सीजी टेट में आया हुआ है, शिक्षक भर्ती में भी आया हुआ है कि कैसे होता है, इसीलिए मैंने इन 3 चीजों को यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले चलते हैं कि आपका सर ये बैंकिंग मॉडल क्या होता है। चलो, बैंकिंग मॉडल मतलब समझते हो? बैंक में क्या होता है? बैंक में ना एक निश्चित प्रणाली होता है, मतलब वो एक प्रकार के निश्चित आपको बोलेगा कि यार अगर पैसे जमा करना है तो उस काउंटर पे जाइए, अगर पैसे निकालने हैं उस काउंटर पे जाइए, अगर लोन लेना है इस काउंटर पे जाइए, अगर कुछ चीजों को जानकारी चाहिए तो इस काउंटर पर जाइए। तो वहां पर आपको सिखाया जाता है ना कि आपको निश्चित प्रकार की जानकारी निश्चित काउंटर में दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को एक बात बताओ, जब बच्चा कक्षा पहली में है तब आप उसको केवल पहाड़ा सिखाते हो। पहाड़ा कैसे रटवाते हो कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ऐसे करके आप उनको सिखाते हो। क्यों सिखाते हो? आप उनको रटवाते हो। आप उनको 2 + 2 जो होता है 4 होता है, फिर इसी 4 प्लस में 2 ऐड करेगा तो 6 होता है, फिर इसी में 2 ऐड करेगा 8 होता है। आप उनको ऐसे नहीं सिखाते हो, आप तो केवल और केवल उनको रटवा रहे हो। तो जो सीखने का जो पहला मॉडल है वो इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को क्या आना चाहिए, बच्चों को रटना आना चाहिए। सर लेकिन रटना तो एक नेगेटिव
स्टेटमेंट है सर, आप रटने के ऊपर जोर कैसे दे सकते हो? मेरे भाइयों, ABCD 1 2 3 क ख ग घ ङ, आप बच्चों को बचपन में नहीं समझा सकते। उनके मानसिक विकास इतनी अभी परिपक्वता नहीं आई है कि वो चीजों को समझ कर ग्रहण कर रहा होगा। अभी तो आपको उसे रटवाना पड़ेगा, क्योंकि वही आपकी मजबूरी है। तो बैंकिंग मॉडल क्या बोलता है? बैंकिंग मॉडल बोलता है कि आप एक प्रकार के सवाल को उनको बार बार कराते हैं, बार बार पहाड़ों को याद करवा रहे हो। किसी दी गई जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना रटना हो जाता है। बार बार 2 एकम 2 वो रट लेता है। 2 पंच से पूछोगे ना, दो, अब उसको 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 याद करवा दियो। अचानक से पहली क्लास के बच्चे को पूछना 2 अट्ठे बता दो, थोड़ा हड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ना वो अपने मन में वापस शुरू जाएगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसे कर क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने उसे मशीनी तरीके से क्या किया, आपने उसे रटवाया है, आपने उसे याद करवाया है। देखो, ये केवल और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अच्छा है, ये समझने के लिए अच्छा है क्या? समझने के लिए अच्छा नहीं है, केवल ज्ञान को प्राप्त करने तक ही सीमित है। पाउलो फ्रेरी ने सीखने का बैंकिंग मॉडल पर बात की। देखो, एक व्यक्ति है पाउलो फ्रेरी, और यही पाउलो फ्रेरी को आपको याद रखना पड़ेगा कि पाउलो फ्रेरी ने ही बैंकिंग मॉडल पर सबसे ज्यादा जोर जो है वो दिया था कि बच्चे स्टार्टिंग में इसी अवस्था में सीखते हैं। खास करके बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में है, 1 to 5 में है, उनको बहुत सारे चीजों को आपको रटवाना ही पड़ेगा, चाहे कहानी के माध्यम से हो, खेल के माध्यम से हो, या फिर गतिविधि के माध्यम से हो, आपको उनको रटवाना ही पड़ेगा। सेकेंड जो मॉडल है वो मेरा क्या बोलता है? सीखना अर्थात प्रोग्रामिंग। सीखना अर्थात प्रोग्रामिंग, ये किस पर जोर दे रहा है? तो ये जोर दे रहा है मेरा प्रोग्रामिंग पर। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? सोपान क्रमिक संरचनाएं। याद है, थोड़ा ही पहले ही मैंने बताया है, क्या पढ़ाया है कि सोपान क्रमिक संरचनाएं क्या होती है। मतलब आप उनका एक निश्चित क्रम, आप उनको एक सीरीज को आप क्या करेंगे? याद करा देंगे। ठीक है, अब यहां पर समझ में आया कि हमने सिखाया कि सीखना टुकड़ों में होता है, हम उसे धीरे धीरे प्रोग्राम कर देते हैं। यहां पर समझ में आया कि कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी सीख लेता है, कोई किसी चीज को देर में सीख लेता है। ये क्यों? क्योंकि बच्चे की जैसी मानसिक विकास होगी, वो वैसा प्रोग्राम अपने अंदर क्या करेगा? फिट कर लेगा। इसी को बोलता है प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, देखो, विषय वस्तु को सिखाने का विशिष्ट ढंग प्रोग्रामिंग है। एक साथ बोझ डालकर सिलसिलेवार सोपानों में सिखाना। मैंने बताया ना, सोपान क्रमिक संरचनाएं, ये वही है। जैसे याद करके पालन करना होता है, श्रृंखला होती है, एक निर्देश का श्रृंखला। बच्चों को डिवीजन सिखाते हो तो वो क्या है? वो बच्चों के मन में प्रोग्रामिंग। अब बच्चों को आप 25 का डिवीजन सिखाए, 50 का सिखाए, 75 का सिखाए, वो ऑटोमेटिक 100 का भी डिवीजन को कर लेगा, क्योंकि आपने उसके मन को वैसा क्या किया? आपने वैसा मन को प्रोग्रामिंग कर दिया है। ठीक है, इसमें देखो, अब डिवीजन सिखा के तुम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसीलिए बोलते हैं कि एक वक्त में एक ही तरीके की विधि से सवालों को हल कर पाना ही क्या है? मेरा प्रोग्रामिंग है। मेरा क्या है? मेरा प्रोग्रामिंग। थर्ड चलते हैं, सीखना अर्थात समझ का निर्माण, और ये मेरा रचनावादी मॉडल है। रचनावादी मॉडल है मतलब क्या है कि सर, मतलब ये जोर दे रहा है मेरा कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल। याद है जीन पियाजे जी का मॉडल, जो बोलता है कि भैया शिक्षक दे मौके, शिक्षक दे मौके और बच्चे रचे ज्ञान। मतलब आपको भैया बच्चों को स्वयं से कोशिश करना है कि बच्चे ना, वो जो थ्योरी है, वो जो कॉन्सेप्ट है, उसको बच्चे स्वयं से निकाल ले। कैसे स्वयं से निकाल ले? मतलब कुछ प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से स्वयं से उस निष्कर्ष पर पहुंच जाए जहां पर आप उसे ले जाना चाहते थे। यह डिपेंड करता है अंतर क्रिया से, यानी कि ये जो है, ये इंटर एक्टिविटी से बच्चों का समझ का निर्माण स्वयं से हो जाए। सीखने का मॉडल विषय वस्तु की प्रकृति को समझ से है। देखो, अब ये मात्र ज्ञान प्राप्त करने से नहीं है, ये बच्चों में समझ के निर्माण से जुड़ा हुआ है। समझ का निर्माण होगा तभी वो मेरा रचनावादी मॉडल जो है वो होगा। देखो, 1920 के लगभग पियाजे ने समझ बनाई कि बच्चों के द्वारा गलतियां बता दी कि वो कैसे सोचते हैं, उनकी गलतियां सोच में झोंकने का एक उम्दा जरोखा है। ठीक है, मतलब ये बताने कि बच्चों से गलतियां हो रही, इसका मतलब उनके अंदर कुछ समझ का विकसित हो रहा है, तभी तो गलतियां हो रही हैं। ठीक है, सिखाने की प्रक्रिया में एक सक्रिय कर्ता, मतलब ये मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक सक्रिय अधिगम कर्ता होते हैं। सक्रिय अधिगम करता मतलब क्या है दोस्तों? मतलब सर, जो बच्चे हैं वो एक्टिव लर्नर्स हैं।
बच्चे जो है एक्टिव लर्नर्स में सीखने की इच्छा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो सीखने की कोशिश को कर रहा है। फिलहाल आज का जो मेरा मैथ्स पेडागोजी का सेशन है, मैं मानता हूं मैंने हर एक चीज टॉपिक को कवर नहीं कराया है, बट आप मान के चलिए कि इतना ही आप कर लेंगे तो आपके 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो आपसे बनने लगेंगे। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे उसको बोला जाता है क्या, आगमनिक तर्क। याद है मैंने निगमन और आगमन बताया था, हमने क्या किया था कि ऐसा हमने एक कथन बना लेंगे जो हर एक स्थिति में सिद्ध होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, आगमनिक तर्क। देखो क्वेश्चन जो है वो शिक्षक भर्ती में आया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन जो है किसका मतलब रटना है, बार बार कहानी दोहराना थोड़ा ठीक लग रहा है, बार बार जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना ये भी ठीक लग रहा है, अलग अलग तरीके से दोहराने की क्रियाशील, अंत में वो दोहराने पर ही जोर दे रहा है यार, और जहां दोहराने पर जोर दे रहा है इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए कौन सा मॉडल बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया, याद है इंटर एक्टिविटी की बात कौन करता है, बैंकिंग करता है, प्रोग्रामिंग, रचनावादी या सभी, रचनावादी। बैंकिंग तो बोलता है केवल क्या है, रटना है, ये रचनावादी सॉरी प्रोग्रामिंग बोलता है कि क्रम को याद कर लो, रचनावादी बोलता है कि आप इंटर एक्टिविटी से बच्चों को सिखा सकते हैं। बैंकिंग मॉडल के तहत कौन सा सही है, देखो उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे, बच्चों को एक तो पर एक ही किस्म के सवाल देंगे, एक अवधारणा पर योजना बना के गतिविधि के माध्यम से, ये वाला तो मेरा रचनावादी है। याद आया, जहां पर एक्टिविटी करा रहे हैं, उन जैसे सवालों को बार बार कराना क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रोग्रामिंग है। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोग्रामिंग है। एक ही किस्म के सवाल को दोहराने यानी कि रटना वाला जो चीज है, सॉरी ये जो एक ही किस्म वाला है ये मेरा प्रोग्रामिंग है। सॉरी देखो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोग्रामिंग है, एक ही किस्म को सवाल को, और देखो एक ही सवाल को बार बार दोहराना यानी कि रटना, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, सीखने में उनकी मदद करना, ठीक है, वे किस तरह सोच रहे हैं समझने में शिक्षक मदद करना, बच्चों को बताना कि वो क्या सीख नहीं पाए हैं। नहीं, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्या नहीं सीख पाए हैं, ये रचनावादी का पागम थोड़ी है, वो तो केवल और केवल सीखने पर जोर देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेटर हो जाएगा। सीखने के मॉडल में कौन सी बातें सम्मिलित होती है, सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ, विषय वस्तु की प्रकृति, सीखने की विधियों की समझ की बात नहीं होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। तो जहां 3 है वो उसको हटा दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 to 4 वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये शायद 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग मॉडल का बात कर रहा है कि बैंकिंग मॉडल का उदाहरण कौन सा है। अपनी समझ का निर्माण तो रचनावादी मॉडल में है। श्रृंखला का पालन मेरा एल्गोरिदम वाली बात कर रहा है, मतलब मेरा सेकंड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है। तथ्यों को याद करके उन्हें बता पाता है। ठीक है, एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही दूसरा सवाल बना पाना मेरा एल्गोरिदम है, मतलब ये मेरा कौन सा है, ये मेरा सेकंड वाला हिस्सा है। सेकंड वाला हिस्सा याद है, सेकंड वाला हिस्सा का मतलब वो जो मेरा बैंकिंग और प्रोग्रामिंग, तो ये तो मेरा प्रोग्रामिंग हो जाएगा। यहां पर जो सेकंड थर्ड वाला है, थर्ड वाला जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, बैंकिंग मॉडल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको बताना है कि इसके आंसर क्या होंगे। इसके आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लास्ट के जो भी 3-4 क्वेश्चन हैं। और उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन मजा आया होगा। तो यदि सेशन मजा आया होगा तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। ठीक है, और मजा आया होगा तो बताइएगा, मैं और इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के ऐसे वीडियोस को लेकर आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस।